शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। 7 दिवसीय चित्रकूट दौरे पर पहुंच गए हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। सुबह 6 बजे ट्रेन से चित्रकूट पहुंचे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 7 दिन वो चित्रकूट में रहेंगे। सुबह 6 बजे ट्रेन से वो चित्रकूट पहुंच गए। आरोग्य धाम में आरएसएस की 5 दिवसीय विश्व स्तरीय बैठक का वो हिस्सा बनेंगे। इसमें क्षेत्रीय प्रचारक और प्रांतीय प्रचारक भी शामिल होंगे और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की भी चर्चा होगी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकूट दौरे पर 7 दिनों के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंच गए। आरोग्य धाम में आरएसएस की 5 दिवसीय विश्व स्तरीय बैठक में वो शामिल होंगे। बैठक में क्षेत्रीय प्रचारक और प्रांतीय प्रचारक भी शामिल होंगे और सूत्र ये बता रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा होगी। 8 जुलाई को चित्रकूट पहुंचेंगे सभी क्षेत्रीय प्रचारक। 9 और 10 जुलाई को क्षेत्रीय प्रचारकों के साथ उनकी बैठक होगी। 11 और 12 जुलाई को प्रांतीय प्रचारकों के साथ उनकी बैठक होगी। आइए और विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं उनके इस दौरे के बारे में। अनुभव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, और क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं आपको आरएसएस प्रमुख के इस दौरे के बारे में? 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए और आरएसएस की ये जो बैठक हो रही है आपकी क्षेत्र प्रचारकों की, प्रांत प्रचारकों की बड़ी बैठक है और 9 तारीख से लेकर ये 13 जुलाई तक चलेगी। और इसके लिए सरसंघचालक मोहन भागवत आज सुबह ही पहुंच गए हैं। तकरीबन 1 हफ्ते तक उनका चित्रकूट का प्रवास रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो क्षेत्र प्रचारक हैं, प्रांत प्रचारक हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे। और चूंकि कोरोना है इसलिए प्रांत प्रचारक तो मौजूद रहेंगे, लेकिन बहुत सारे जो क्षेत्र प्रचारक हैं वो वर्चुअली इस बैठक में जुड़ेंगे। कई सारे अहम मुद्दे रहेंगे। देखिए, संघ की तरफ से हर बार कोई ना कोई कार्यक्रम बनाया जाता है। किन किन चीजों पर संघ काम करेगा, कैसे उसके आगामी कार्यक्रम होंगे, इन सारी चीजों पर तो चर्चा होगी ही। लेकिन जब आप देखिए चित्रकूट में अगर संघ की इतनी बड़ी बैठक हो रही है, कुछ 7-8 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो भी एक चर्चा का एजेंडा रहेगा। उस पर भी चर्चा जरूर होगी। और क्या रणनीति रहेगी, संघ की किस तरीके की भूमिका रहेगी, ये सारे महत्वपूर्ण विषय रहेंगे जिस पर ये चर्चा होगी। सुबह सुबह ही मोहन भागवत जो है वो ट्रेन से पहुंच चुके हैं और सीधे आरोग्य धाम गए हैं, जहाँ पर वो प्रवास कर रहे हैं और वहीं पर वो रहेंगे। 9 और 10 जुलाई को जो बैठक होगी उसमें क्षेत्रीय प्रचारक तो कुछ वर्चुअली जुड़ेंगे, लेकिन मोहन भागवत वहीं बैठक में रहेंगे, प्रांत प्रचारक भी रहेंगे और जो 300 जो हम कहें तो और प्रचारक हैं वो ऑनलाइन ही इस बैठक में जुड़ेंगे। तो संघ की इस बैठक का महत्वपूर्ण एजेंडा उनके आगामी कार्यक्रमों को तय करना है, चाहे वो उनके सामाजिक कार्यक्रम क्या होंगे। इसके अलावा जैसे वैक्सीनेशन को लेकर सरकार का अपना एजेंडा है और कैसे वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए, ये सब भी संघ के कार्यक्रमों में शामिल है। लेकिन हम कह रहे हैं कि 2022 के जब विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पर भी कहीं न कहीं बैठक में जरूर चर्चा होगी। संघ की क्या भूमिका रहेगी, इन मुद्दों पर बैठक में चर्चा जरूर होगी। बहुत धन्यवाद आपका अनुभव। एक और बड़ी खबर बाराबंकी से इस वक्त हमारे पास है। मुख्तार एम्बुलेंस मामले से जुड़ी बड़ी खबर है ये। मुख्तार अंसारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है और मुख्तार के साथ साथ 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। मऊ के हॉस्पिटल के नाम पर एम्बुलेंस खरीदी गई थी। इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल मुख्तार पंजाब में कर रहा था। 1 अप्रैल को बाराबंकी शहर कोतवाली में इस बाबत मुकदमा भी दर्ज हुआ था। बाराबंकी में फर्जी नाम पते पर एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल मुख्तार पंजाब में कर रहा था और अब चार्जशीट दाखिल हो गई है मुख्तार के साथ अन्य लोगों के भी नाम। और अब बात उत्तर प्रदेश में होने वाले ब्लॉक प्रमुख चुनाव की। उत्तर प्रदेश में अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की भी घोषणा कर दी गई है। यूपी में 826 ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव के लिए 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और 10 जुलाई को ही इसके नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन 8 जुलाई को किया जाएगा। इसका वक्त होगा सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक। और इस बीच लखनऊ के 8 ब्लॉक्स में 10 जुलाई को होने वाले ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव के लिए जिलाधिकारी ने सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए हैं। अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है।
9 जुलाई को नाम वापसी का दिन है, नामांकन वापसी का दिन है। 10 जुलाई को वोटिंग होगी और 10 जुलाई को ही मतगणना हो जाएगी, परिणाम घोषित हो जाएंगे। 8 जुलाई को नामांकन, 9 जुलाई को नाम वापसी का दिन, 10 जुलाई को मतदान और मतगणना का दिन। 8, 9 और 10 3 तारीखें बहुत अहम ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए। लखनऊ में जिलाधिकारी ने सभी ब्लॉक्स के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी की भी नियुक्ति कर दी है। 75 जिले हैं, 826 ब्लॉक प्रमुख के पद हैं, 825 पदों पर चुनाव होगा। तैयारी पूरी। राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर दी है 3 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का निर्वाचन संपन्न हो गया। अब बारी है ब्लॉक प्रमुख पदों की। सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति जिलाधिकारी कर रहे हैं इन्हीं चुनाव के लिए। सहायक निर्वाचन अधिकारी ब्लॉक्स में होंगे और वो इंश्योर करेंगे स्मूथर इलेक्शंस, शांतिपूर्ण और कायदे से हो रहे चुनाव। ये उनकी जिम्मेदारी होगी। इनकी नियुक्ति जिलाधिकारी कर रहे हैं हर जिले में। और इन चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको दे दें, बीजेपी सरकार के मंत्रियों के परिजन भी ये चुनाव लड़ सकेंगे। विधायक और नेताओं के रिश्तेदार भी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ सकेंगे। पहले चुनाव न लड़ने का नियम बीजेपी ने बनाया था, लेकिन अब इस नियम को पार्टी ने बदल दिया है, वापस ले लिया है। नाराजगी, असंतोष, निर्दलीयों को बाद में समर्थन देना, बहुत सारे कारण व्यवहारिक ऐसे रहे इन चुनाव के, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को नियम बदलना पड़ा है। अब मंत्रियों के परिजन चुनाव लड़ सकेंगे, तो विधायकों के परिजन चुनाव लड़ सकेंगे, कोई रोक टोक नहीं है। अगली खबर गाजीपुर से। बालगृह से एक बालिका फरार हो गई है। 4 जुलाई की रात में बालगृह से यह बालिका फरार हुई। सोनभद्र के नेवढ़िया की रहने वाली है बालिका। सैदपुर कोतवाली में इसी बाबत एक मुकदमा भी दर्ज कराया गया। गाजीपुर से खबर, बालगृह से बालिका फरार हो गई, मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया इस बाबत। सोनभद्र के नेवढ़िया की रहने वाली है बालिका। और बड़ी खबर, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से सेंट्रल डिप्यूटेशन से लौटी हैं वरिष्ठ आईएएस अनामिका सिंह। अनामिका नीति आयोग के निदेशक के डायरेक्टर के पद पर तैनात थी, कार्यरत थी, वापस लौटी हैं वहां से। आईएएस अधिकारी चैत्रा भी अंतर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटी। दोनों को बहुत जल्द महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। महिला ने मकान मालिक के बेटे पर एफआईआर दर्ज कराई है। जी हां, एक महिला ने मकान मालिक के, अपने ही मकान मालिक के बेटे पर कोरोना संक्रमण फैलाने का आरोप लगाया और एफआईआर दर्ज कराई है। गोमती नगर के वास्तुखंड इलाके की यह महिला रहने वाली है। आरोप है कि मकान मालिक का परिवार कोरोना संक्रमित था और इसीलिए उसके बेटे पर आरोप लगाया महिला ने। कहना है कि संक्रमित होने के बावजूद मकान मालिक के बेटे ने जानबूझकर किराएदार के सामान और शौचालय का इस्तेमाल किया। इससे किराए पर रहने वाला परिवार भी कोरोना संक्रमित हो गया। यह आरोप है महिला का और एफआईआर दर्ज कराई है इस महिला ने। लखनऊ के वास्तुखंड में रहती है। और एक और बड़ी अपडेट आपको देते हैं। उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में मकान खरीदने की चाहत रखने वालों के लिए बड़ी खबर है। मकान लेने की चाहत रखने वालों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है राज्य सरकार। अब एलआईजी यानी कि लो इनकम ग्रुप मकानों की कीमत सरकार तय करेगी। एलआईजी मकान अब 50,000 से 1 लाख रुपए तक सस्ते हो जाएंगे। शहरी नियोजन विभाग बहुत जल्द कैबिनेट में इस बाबत प्रस्ताव भेजेगा। आगे बढ़ते अगली खबर लखनऊ से है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सेहत में सुधार की खबर आ रही है। रात भरी खबर, रविवार के मुकाबले में सोमवार को उनकी तबीयत में सुधार हुआ है। पीजीआई में फिलहाल भर्ती हैं पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, जो कि राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। कल्याण सिंह का ब्लड प्रेशर अब नॉर्मल, अब सामान्य बताया जा रहा है। हार्ट बीट भी उनकी सामान्य पहले से बताई जा रही है। तो ये राहत भरी खबर लखनऊ से। और अब खबर बाराबंकी से है। वहां पर चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस विवाद में एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद से आरोपी फरार है और पुलिस इनकी गिरफ्तारी की बात कह रही है।
चुनावी रंजिश में हुई फायरिंग बताई जा रही है। आरोपी फरार है घटना के बाद से। पुलिस इनकी तलाश करने की बात कह रही है। रामनगर थाने के मनोरा गांव में आज दो पक्षों में मारपीट की घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति को फायर आर्म्स की चोटें बताई जा रही है। उनको इलाज के लिए सदर अस्पताल बाराबंकी ले जाया गया। वहां से उनको मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। और योगी सरकार बनने के बाद पुलिस अपराधियों की लगातार कमर तोड़ रही है। फरार अपराधी पुलिस के डर से सामने खुद ही आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आज शामली में 5 गैंगस्टर्स ने भी गिरफ्तारी के डर से कोतवाली पर पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने 5 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार कर लिया है। सभी गैंगस्टर्स ने कहा कि वो अपराध से तौबा कर भविष्य में अपराध न करने की शपथ लेते। आपको बताएं कि कल भी 3 अपराधियों ने कैराना कोतवाली में आत्मसमर्पण किया था। और एक और बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। बसपा सरकार में स्मारक और पार्क घोटाले का मामला है। पत्थर सप्लायर की याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो गई। एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस याचिका को खारिज किया है। इस मामले में विवेचना के पर्याप्त आधार हैं, यह कहना है हाईकोर्ट का। एफआईआर को जो याचिका चुनौती दे रही थी पत्थरों के सप्लायर की, उसे हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है और यह कहा है कि एफआईआर के पर्याप्त आधार हैं, विवेचना के पर्याप्त आधार हैं। यह कहते हुए याचिका को खारिज किया गया है हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के द्वारा। और गाजियाबाद से खबर है। पारस दूध फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है। इसके बाद से कई कर्मचारी बेहोश हो गए। गैस रिसाव के वक्त फैक्ट्री में कुल 25 कर्मचारी मौजूद थे। दमकल की टीम ने देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और इस पर काबू पाया। वाल्व लीक होने से गैस का रिसाव हुआ बताया जा रहा है। गाजियाबाद से खबर। ये पारस फैक्ट्री है। इसमें जो है अमोनिया गैस का भयंकर रिसाव की सूचना मिली थी 9:03 पर। तत्काल जो है फायर सर्विस वैशाली और साहिबाबाद की सूचना मिली और वैशाली और कोतवाली की भी गाड़ियां तत्काल यहां के लिए रवाना की गई। पहुंचकर देखा गया कि काफ़ी भारी मात्रा में गैस रिसाव हो रहा था अमोनिया का। तत्काल जो है पानी की वो बौछार करते हुए BA-7 पहन करके उसके अंदर जो है हमारे कर्मचारियों ने घुस करके उसके वाल्व को बंद करने की कोशिश की। उसमें हमारे 2-3-4 लगभग 4 कर्मचारी घायल भी हुए। अगली बड़ी अपडेट भी गाजियाबाद से है। करंट से 2 बच्चियां झुलस गई हैं वहां पर। दोनों बच्चियों ने झुलसने के बाद दम तोड़ दिया है। बहुत दुखद, बहुत अफसोसनाक खबर गाजियाबाद से। जासना थाना इलाके का सारा मामला है। करंट से झुलसी हैं दोनों बच्चियां और उनकी मौत हो गई है। बेहद अफसोसनाक, बहुत दुखद खबर गाजियाबाद से। जासना थाना इलाके का मामला। इधर बरेली में हाई स्कूल की छात्रा के अश्लील फोटो खींचकर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। छात्रा की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और उसको हिरासत में ले लिया है। बरेली के सुभाष नगर थाना इलाके में रहने वाली हाई स्कूल की छात्रा अपनी मां और 2 छोटी बहनों के साथ किराए के मकान में रहती है। फिलहाल सुभाष नगर पुलिस ने छात्रा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना सुभाष नगर पर एक तहरीर आई। तहरीर में वादनी के द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति है जिसका नाम ठाकुर दास है, जो कि थाना सीवीगंज का रहने वाला है। उसने इनकी बड़ी बेटी को नहाते के समय में फ़ोटो खींच लिया था और उस फोटो को वायरल करने की धमकी दे रहा था। इस तहरीर के आधार पर हमने जो व्यक्ति ठाकुर दास है उसे अपने हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने के द्वारा ये बताया गया कि कुछ पैसों का लेन देन है, जिसके चलते ये आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। इसकी हम गहन छानबीन कर रहे हैं। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर हम इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। अब खबर गोंडा से है, जहां पर थाना उमरी बेगमगंज पुलिस ने 2 फर्जी अध्यापकों को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों फर्जी दस्तावेज लगाकर 2015 से नौकरी कर रहे थे। 2017 में डॉक्यूमेंट सत्यापन के दौरान पूरे मामले का खुलासा हुआ। एसपी ने दावा किया है कि नौकरी के दौरान फर्जी अध्यापकों ने जो वेतन लिया था उसकी भी रिकवरी बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला प्रशासन के सहयोग से की गई।
जनपद गोंडा में जो फर्जी शिक्षकों के संबंध में मुकदमे लिखे गए थे, उन्हीं की गिरफ्तारी के लिए हमारे एडिशनल एसपी और सीओ साहिबान के नेतृत्व में टीम गठन की गई थी। इसी के तहत थाना उमरी बेगमगंज टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 फर्जी शिक्षक जो कि फ्रॉड टीचर बन के जनपद में कार्य कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। श्रीधर पुत्र बांकेलाल, ये जनपद हरदोई का रहने वाला, और श्रीराम यादव पुत्र अशरफी यादव, रानी डीहा, थाना गोरखपुर, ये दोनों फर्जी शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया है। एवं पूछताछ में इन्होंने ये बताया है कि अपने बीएड की एवं टैट की जो मार्कशीट है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो फर्जी लगा के इन्होंने नौकरी प्राप्त की थी। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। यूपी के संस्कृत विद्यालयों में परीक्षाओं से जुड़ी खबर है। संस्कृत विद्यालयों में भी छमाही और प्री बोर्ड परीक्षाएं होंगी। संस्कृत शिक्षा परिषद की बैठक में इस बाबत फैसला ले लिया गया है। छात्रों को प्रश्न पत्र का मॉडल पेपर जो है वेबसाइट पर मिल जाएगा। संस्कृत विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर रहेगा। संस्कृत शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर वाचस्पति मिश्र की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, उसमें यह निर्णय लिए गए। और देवरिया पुलिस ने गैंगस्टर घोषित किए गए चंद्रशेखर यादव की अवैध संपत्ति को कुर्क कर दिया। पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई करते हुए एसडीएम सदर और सीओ सिटी ने भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में चंद्रशेखर यादव के श्याम पैलेस चंद्रशेखर यादव के भाई के नाम पर बने इस अवैध निर्माण की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही। इसमें चंद्रशेखर यादव की अवैध कमाई भी लगी हुई थी। इस पर लूट समेत करीब दर्जन भर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। और अगली खबर लखनऊ से। ग्रामीण अनुबंधित बस सेवा फिर से शुरू करने की तैयारी है। लखनऊ समेत 22 रूट्स को चिन्हित कर लिया गया। एक रूट पर 2-2 बसें चलाई जाएंगी। तो लखनऊ समेत कुल 22 रूट्स को चिन्हित कर लिया गया है। प्रत्येक रूट पर 2-2 बसें चलेंगी। सड़क परिवहन के लिए यह महत्वपूर्ण खबर। ग्रामीण अनुबंधित बस सेवा फिर से शुरू करने की तैयारी। प्रत्येक रूट पर 2-2 बसें चलेंगी। और अब बात बरेली की, जहां पर मामूली बात को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। इस खूनी संघर्ष में हिस्ट्री शीटर बदमाश ने 6 लोगों को गोली मारी। अब घायलों को हॉस्पिटलाइज कराया गया है। वहां पर पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। मामूली सी बात थी, गोली मार दी गई। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। 6 लोगों को गोली लगी।